अब जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। पहले ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े हैं हमने। क्या सवाल आ रही है मेरी? ऑर्थोगोनल मैम बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? यस मैम, बहुत स्लो। अब ठीक आ रही है? यस मैम, अब बस ठीक आ रही है। अब हम लोगों ने पढ़ना है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। पहले था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है। ये आप लोगों के सामने शो हो रही है। ये आपके लोगों की बुक पे भी डेफिनेशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A over R for which A transpose is equal to A inverse A transpose is equal to A inverse और इक्विवेलेंटली कहता है हमारे पास स्क्वायर एक कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा A, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स A ओवर R फॉर विच A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स और इक्विवेलेंटली A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई कर लें या A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स A जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसमें तो ये सेकंड कंडीशन दी गई है ना, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। ये बेसिकली फर्स्ट सेकंड वाली कंडीशन A का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी से ही निकाली गई है। A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर आइडेंटिटी के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होता, ओवर में A इनवर्स और A आ जाएगा। जब A की पावर 1 है ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो A का इनवर्स हो जाएगा। तो हम A का इनवर्स मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आंसर सेम ही रहता है। आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें वही नंबर एज इट इज ही रहता है। ठीक है, क्लियरली एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। यहाँ पे कहता है क्लियर है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि A का ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स उसी कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा जब A का डिटर्मिनेंट जो है उसका मॉड जो है वो हमारे पास जो है वो नॉन सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तब हम कहेंगे कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स है, तो आवर गिवन मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस A square matrix है, ये डेफिनेशन दोबारा डिफाइन की गई है। ओवर द फील्ड R इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी और सेकंडली A का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स आता है। ठीक है, इसके साथ कह रहा है फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। वो किस फॉर्म में सेटिस्फाई हो रही हैं? फॉर द डेफिनेशन इट फॉलोज दैट नंबर 1 A is orthogonal if and only if A inverse is orthogonal। A ऑर्थोगोनल है तो अंडरस्टूड है, कहता है A का इनवर्स ऑर्थोगोनल है। अगर A का इनवर्स ऑर्थोगोनल है तो A भी ऑर्थोगोनल है। A ऑर्थोगोनल किस कंडीशन में हम प्रूव करेंगे कि हम A को A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, और सेकंडली हम ये भी कर सकते हैं कि A का ट्रांसपोज लें और A का इनवर्स लें, दोनों आपस में सेम आ रहे हैं तो हमारे पास वो भी ऑर्थोगोनल है। तो कहता है A ऑर्थोगोनल है तो हम ये शो कर सकते हैं कि A का इनवर्स जो है वो ऑर्थोगोनल है। A का इनवर्स ऑर्थोगोनल कैसे होगा? पहले तो A का इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, इनवर्स का ट्रांसपोज लेंगे, दोनों आपस में सेम आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे।
सेकंड कंडीशन है ए इज ऑर्थोगोनल देन ए इज सिमेट्रिक। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए सिमेट्रिक भी है। ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज है। और कहता है इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये कंडीशन दी गई है। ए सिमेट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू में ए सिमेट्रिक है। इट्स मीन सिमेट्री की डेफिनेशन होती है कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, आपस में दोनों सेम है। ए सिमेट्रिक है तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह पे भी ए ही आएगा। ए डॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। थर्ड कंडीशन इफ ए एंड बी ऑर्थोगोनल, दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हैं तो कहता है उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, चाहे ए बी या बी ए, वो भी दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। ये आगे फर्दर एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 5 में प्रूव भी किया हुआ है। फोर्थ कंडीशन है इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन द कॉलम वेक्टर्स आर ऑफ यूनिट लेंथ के साथ कहता है देयर डॉट प्रोडक्ट्स आर जीरो, उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी तो वो भी ऑर्थोगोनल होंगे। कॉलम ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट हम अभी पढ़ के हैं कि हमने वेक्टर दिए जाएं तो हम उनको ऑर्थोनॉर्मल किस फॉर्म में प्रूव करते हैं, उनकी इनर प्रोडक्ट लेते हैं, वो जीरो आती है तो हमारे पास ऑर्थोगोनल होते हैं, अदरवाइज ऑर्थोगोनल नहीं होते। ठीक है, ऑर्थोगोनल दिया जाए और फाइंड करने हैं तो भी हम फाइंड कर सकते थे थर्ड फोर्थ के साथ। इफ ए इज ऑर्थोगोनल, फिफ्थ पार्ट है इसका पॉइंट है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन द रो ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसकी जो रोज हैं वो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगी क्योंकि वो एक दूसरे पे भी ऑर्थोगोनल होंगी। ए इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल। ए ऑर्थोगोनल है तो उसका ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल है। क्यों? क्योंकि ए अगर ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास डेफिनेशन है कि ट्रांसपोज के साथ ए को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी आता है। और यहाँ पे ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल प्रूव करना हो तो ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लो तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है ए। तो इट्स मीन ए के ट्रांसपोज का ए लिया जाए तो वो भी ऑर्थोगोनल ही होता है हमारे पास, क्योंकि वो भी आइडेंटिटी को मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर होता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? किसे आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? अब इस आर्टिकल के बाद जो है हमारे पास ये डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल करवा रही हूँ। सबसे फर्स्ट और बेसिक, अब अगर आपसे पूछा जाए तो मैट्रिक्स जो है मोहम्मद अब्दुल्ला, मैम अनम्यूट ना कीजिएगा मैम, बाद में क्वेश्चन पूछना होता है। आप लोग मैसेज में क्वेश्चन पूछ लो या जो आप बोलेगा मैंने उसको, जिसके पीछे से आवाज आएगी मैंने उसे वैसे ही लीव कर देना है मीटिंग में। जिसने भी क्वेश्चन पूछना है वो अपना माइक जो है वो ओपन कर लें, अदरवाइज माइक को बंद रखें। शो दैट द रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया गया है, रोज का कह लें या कॉलम का कहता मैट्रिक्स कह लें। शो डेट द रोज और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दिया गया है उसे हमने शो करना है कि वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाने हैं। ठीक है, उसके लिए हमने ऊपर डेफिनेशन दी गई है कि ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी आएगा तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये ए लिखा गया, ठीक है, ए मेंशन किया, उसके साथ उसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ट्रांसपोज क्या आएगा, ये मैट्रिक्स ए है तो ट्रांसपोज लोगे तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, इसी तरह सेकंड रो को भी सब कॉलम के साथ थर्ड रो को भी मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सेकंड के cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट वाला वैसे ही जीरो है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 आ जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सारी एंट्रीज जो है वो आपके पास जीरो हो जाएंगे। तो इम्प्लाइज कहता है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर ले तब भी आइडेंटिटी आएगा। दस ए इज ऑर्थोगोनल एंड रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। वो और अगर ऑर्थोगोनल है तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई सेट ए ऑर्थोगोनल है तो उसके तमाम रोज और कॉलम की आपस में एक दूसरे से ऑर्थोनॉर्मल होगी। ठीक है, ये तो मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स दिया जाए
तो हमने फर्दर मैट्रिक्स को किस तरह ऑर्थोगोनल शो करना है, हमने उसका ट्रांसपोज लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। या डेफिनेशन में सेकंड कंडीशन ये थी हमारे पास कि हम उसका इन्वर्स लेके आपस में दोनों को सेम कर दें, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 14 में मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए उनमें भी हमने मैट्रिक्स ही फाइंड करना है। फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए whose first row is, जिसकी पहली रो दे दी गई है, बाकी रो हमने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन की दो मेथड के साथ ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। इनको किस फॉर्म में सॉल्व करना है मैं डिफाइन कर देती हूँ। जिस तरह हमने पीछे ऑर्थोगोनल में डिफाइन की थी कि एक वेक्टर दे दिया और उसके ऑर्थोगोनल वेक्टर हमने फाइंड किया। तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या थी, दोनों वेक्टर्स को इनर प्रोडक्ट ली जाए वो जीरो आती है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है पीछे वाला ही, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। लेट v1 is equal to 1 3 2 over 3 2 over 3, वेक्टर 1 दिया गया है, फिर ऑर्थोगोनल सेकंड वेक्टर हमने चूज किया है। यहाँ पे एक बात मैं बताती चलूँ कि हमारे पास वेक्टर जो हैं, एक वेक्टर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना मैट्रिक्स बनाना है। ये नहीं है कि आप एक वेक्टर दिया गया है तो उसका ऑर्थोगोनल एक वेक्टर फाइंड करके मैट्रिक्स में लिख देंगे, कभी भी नहीं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में सबसे बेसिक पॉइंट ये था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जितनी भी वैल्यूज दी जाएंगी सारे के सारे मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। डेफिनेशन में सबसे पहले पॉइंट ये था अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए मीन आपके पास जो वेक्टर दिया जाएगा उससे आपने गैस करना है कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स किस फॉर्म का बनेगा। 3 वेक्टर्स का दिया गया है, तो सॉरी 3 एलिमेंट्स हैं वेक्टर में, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। सबसे पहले एक फाइंड करोगे, फिर दूसरा, सबसे पहले 1 फाइंड करेंगे। एक v1 इज इक्वल टू दिस डिफाइन है, इज इक्वल टू w2 x y z be orthogonal to v1, देन v1 w2 इज इक्वल टू 0, ऑर्थोगोनल है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी आपको, फिर 0 आ जाएगी। 1/3x प्लस 2/3y प्लस 2/3z इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये 3 आ रहा था ओवर में, फिर से मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइड पे इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन आई है। इसमें 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, किसी एक को खुद सेलेक्ट कर लें, 0 x ले लें, y z कुछ भी एक को 0 लेट कर लें। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिया उसने। 0 लेने के बाद पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो z इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा। देन इन वेक्टर कॉलम की फॉर्म में लिखोगे मैट्रिक्स को, तो एक्स वाई जी की वैल्यूज क्या रही हैं, 0 y माइनस वाई, और सेम y कॉमन लेंगे 0 1 माइनस 1 के साथ। मैम तो y कैसे आया? y कैसे आया, यहाँ पे ये देखें x को 0 लिया है, ये इस इक्वेशन में पुट किया है, 0 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप z की वैल्यू निकाल लें या y की निकाल लें। मैं यहाँ पे अगर z की निकालती हूँ ना, z की वैल्यू निकालूंगी तो माइनस वाई आ रहा है, इट्स मीन जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसे एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे y की भी निकाल सकते हो, y की निकालेंगे तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे y के इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जी, और z की जगह पे आ जाएगा 1, ठीक है। ये खुद से वैल्यूज निकालनी है, आप किसी एक वेरिएबल को आर्बिट्ररी चूज कर लो, दूसरे को रिपीट कर लो। जिसको आर्बिट्ररी ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हमने आर्बिट्ररी के तौर पे y को लिया है, ठीक है, तो y को एज इट इज ही लिखना है, उसमें चेंजिंग नहीं करनी। जैसे यहाँ पे y को एज इट इज ही लिखा है, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी वैल्यू में। y कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 0 1 माइनस 1, तो वही में टेक w2 इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1। तो कहते हैं हमारे पास वेक्टर क्या बन गया है, 0 1 और माइनस 1 के साथ। नॉर्मलाइज फॉर्म उसकी अब निकालनी है। नॉर्मलाइज फॉर्म के लिए क्या है, w2 इज इक्वल टू था वेक्टर ओवर वेक्टर का नॉर्म, एज सेकंड रो कहता है कि हमारे पास एक ही सेकंड रो मैट्रिक्स की सेकंड रो बनेगी। अब थर्ड रो निकालनी है, तो वही प्रोसीजर है जो ऑर्थोगोनलिटी में हम करते आए हैं, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी है। w3 लेंगे, w3 को हम अब v1 और v2, पहला वेक्टर जो निकाला वो और दूसरा ये जो अभी निकाला है, इन दोनों के अकॉर्डिंग ऑर्थोगोनल चेक कर रहे हैं, 0 0 आएंगे, दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से बी जी एज ए आर्बिट्ररी वेरिएबल चूज किया। अब देखो यहाँ पे उसने जी ले लिया है, अब यहाँ पे जी ना लें, आप यहाँ पे वाई चूज कर लें आर्बिट्ररी, ऊपर उसने वाई लिया, कोई भी एक ले लेंगे, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जी इज इक्वल टू 0, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्स वाई जी की वैल्यू आएगी, ये आपके पास इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाएंगे मैट्रिक्स की।
नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाने के बाद उसमें मैट्रिक्स में लिख लो, पहली रो जो दी गई थी, दूसरी हमने और तीसरी फाइंड की है, तो ये हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। अब ये जो थर्ड हमने फाइंड किया यहाँ से, ये मेथड, ये वाला, यहाँ से जो ये थर्ड फाइंड करने के लिए हमने प्रोसीजर आगे तक किया, ठीक है। ये यहाँ से कहता है अल्टरनेटिव आप ये भी चूज कर सकते हो कि आप पहले जो हमने एक फाइंड की है, जैसे लास्ट लेक्चर में किया था E1 E2 E3 की जगह पे फर्स्ट रो जो दी गई है क्वेश्चन में, सेकंड जो हमने निकाली है, दोनों को मैट्रिक्स में लिखें, उसका डिटर्मिनेंट लें। यहाँ पे डिटर्मिनेंट आना है, मैट्रिक्स की ब्रैकेट नहीं आनी। डिटर्मिनेंट लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो आपके पास थर्ड, ये देखें ऊपर, ये जो वेक्टर के अंदर थर्ड आ रही थी तो हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के निकाली है वो, और ये सेम आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ। ये ऑर्थोगोनैलिटी में जो हमने फाइंड किया है मैट्रिक्स को, वो भी सेम यही था। यहाँ पे भी ऑर्थोगोनैलिटी को यूज करते हुए हम मैट्रिक्स को फाइंड करें। ये मैट्रिक्स की ऑर्थोगोनैलिटी थी, वो सिंपल ऑर्थोगोनैलिटीज में वेक्टर्स को फाइंड करते हुए मैट्रिक्स फाइंड किया था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर हमारे पास आ रहा है R1 स्टेरिक, रो 1 दी गई है क्वेश्चन में, ये R1 दी हुई है क्वेश्चन में। रो 1 स्टेरिक का नेम इसलिए दिया है क्योंकि हमने इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो बनानी है वो हमारे पास R2 आएगी, ठीक है। R1 स्टेरिक की हम फॉर्म बना रहे हैं R2 के लिए, E1 E2 E2 E1 E3 E1, सेम उसी तरह उनके कोएफिशिएंट को नीचे लिखेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करोगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक वेक्टर की फॉर्म आएगी। फर्दर इसकी नॉर्मलाइजेशन उसने ये नीचे की है, ये देखिए, ताकि R2 आ जाए, ठीक है। R1 स्टेरिक और R1 स्टेरिक का नॉर्म, तो ये हमारे पास सेकंड रो आएगी। अगर आप चेक कर लो ऊपर वाली क्वेश्चन में जो हमने मेथड किया है, सेम यही रो थी मेरे पास सेकंड वाली, ये वाली, ये देखिए, ये, ठीक है। इस मेथड में हमने उसको सॉल्व किया था वेक्टर को चूज करके, वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेके, जीरो बना के, इक्वेशन लेके, और इस मेथड के अंदर हमने उसको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में चूज करके फिर उसको सॉल्व किया, ठीक है। अब R3 स्टेरिक निकालेंगे, R3 प्राइम का नेम दे दिया उसने, E1 E2 E3 फर्स्ट रो क्वेश्चन में दी है, और सेकंड ये वाली अभी सिंप्लीफिकेशन से पहले जो ये बन रही है इसको लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो, इसको नहीं लिखना चाह रहे इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को लिख लो। फिर नॉर्मलाइजेशन, अगर नॉर्मलाइजेशन लिखेंगे तो फिर आपने इसको फर्दर नॉर्मलाइज नहीं करना, एज इट इज ही रहने देना। ये सिंपल मेथड वाली फॉर्म लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन आ रही है उसको आगे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बाद आपके पास ये आएगी R3। सबको उठा के मैट्रिक्स में लिखना है तो आपके पास ये मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी, ये मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी, और ये सॉम वही मैट्रिक्स है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ एग्जांपल, ताकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए। दो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में वेक्टर दिया गया है, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी वेक्टर चूज करके, तुम्हारे पास जो भी वेक्टर की कंडीशन बनेगी इक्वेशन आएगी जीरो के इक्वल, उसमें से एक्स वाई और जी किसी एक को जीरो लेते हुए बाकी दो वेरिएबल की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे। एक अननोन वेरिएबल आएगा, वो जो भी वेक्टर आएगा उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमारी सेकंड रो बनेगी, ठीक है। उसके फर्दर आगे V1 और V2 के लिए फिर W3 एक एक्सेप्टर करोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वेक्टर 3 आ जाएगा, उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से हमारे पास थर्ड रो बन जाएगी। सेकंड मेथड के अंदर हमने E1 R1 दी गई थी, R1 के अकॉर्डिंग R1 स्टेरिक निकाला है, मैट्रिक्स फॉर्म में उसको लिखा है E1 E2 E3 के नीचे उनके कोएफिशिएंट को लिखते हुए हमने ऐड किया, ठीक है। उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाई है। फिर R3 के लिए फर्स्ट ऊपर R1 जो दी गई है और ये R1 स्टेरिक को पहले को पुट किया है, डिटर्मिनेंट ओपन किया है, जो वेक्टर बना उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाई है, तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। एक्सरसाइज 7.2 है, इसके 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1, इसमें मैट्रिक्स नहीं दिया गया, सारे ऑर्थोगोनल रोज या कॉलम दिए गए, मैट्रिक्स हमने खुद चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इफ A इज एन ऑर्थोगोनल, कहता है A अगर आपके पास कोई सा भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, शो दैट A इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू -1। A को हमने शो करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 एंड -1। सोल्यूशन है, A ऑर्थोगोनल था तो डेफिनेशन क्या थी, A और A का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी आता है। बोथ साइड पे डिटर्मिनेंट को लेंगे, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 5 4 जितनी मर्जी क्रॉस का लें, आंसर 1 ही आता है, ठीक है। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A
एंड फर्दर सेकंड आपके पास बन जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज करवाई थी उसमें था कि आपके पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डिटर्मिनेंट है, तो आप दोनों के ऊपर डिटर्मिनेंट जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। मैंने ए के ऊपर डिटर्मिनेंट सेपरेट कर लिया, बी के ऊपर डिटर्मिनेंट को यानी कि ए ट्रांसपोज पे डिटर्मिनेंट सेपरेट किया। राइट साइड पे डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी 1 ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ये भी डिफाइन किया था वहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है और सेकंड पे डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज सॉरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट ले लें या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लें, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसने यहाँ पे यूज किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपस में स्क्वायर कंप्लीट करेंगे इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे सेकंड मेथड है। पहले डेफिनेशन उसने ये वाली ली है, ए और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी है। डेफिनेशन का सेकंड पार्ट ये था कि आप उसको ए का ट्रांसपोज ले लें या और इक्वल टू में इनवर्स, ये भी ऑर्थोगोनल होते हैं। पहले मेथड में उसने ए और ए के ट्रांसपोज को आइडेंटिटी प्रूव करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जो है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स ली है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन क्या बनती है वो यहाँ पे मैं डिफाइन करती हूँ। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट लेंगे बोथ साइड पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का क्या मतलब है, 1 ओवर ए नीचे चला जाएगा ओवर की फॉर्म में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर उसका क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर जो है प्लस माइनस के साथ आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये बेसिक है, इसमें 2x2 का है। 2x2 के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स whose फर्स्ट रो इज, इसकी पहली रो दे दी गई है, बाकी वो फाइंड करनी है। कितनी फाइंड करनी है, सिंपल एक ही फाइंड करनी है। ठीक है, मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं। लेट R1 दिया गया है, R1 स्टेरिक निकालूंगी, फिर उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनेंगे तो वो हमारे पास रो 2 आ जाएगी। R1 स्टेरिक निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टेरिक का मतलब कि अभी उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमारी फर्दर रहती है अभी। E1 E2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 E1 माइनस 2 E2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। E1 और E2 एडिशन से निकाल के इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कॉमा के साथ ये E1 E2 स्किप हो जाएंगे। ठीक है, R2 का स्टेरिक निकालेंगे यानी कि उसका नॉर्म निकाल रहे हैं, नॉर्म आएगा 1, इसकी सिम्प्लिफिकेशन फॉर्म क्या बन जाएगी, सेकंड रो आ जाएगी R2 इज इक्वल टू R2 स्टेरिक ओवर R2 स्टेरिक का नॉर्म, और ये आपके पास सिम्प्लिफिकेशन के बाद ये फॉर्म बनेगी 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। ए मैट्रिक्स बन जाएगा, फर्स्ट रो दी गई थी, सेकंड हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर फर्दर आपको सिम्प्लिफिकेशन के लिए बोला जाए, सेटिस्फाई करके दिखाएं, तो वेक्टर के ऊपर ये मैट्रिक्स जो है सॉरी ये और इसका ट्रांसपोज लेके दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। तो 100% ये मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल ही है, जिसकी पहली रो दी गई थी, बाकी दो रो हमने यहाँ पे फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन ऊपर, क्वेश्चन डिफरेंट है, बाकी आगे सिम्प्लिफिकेशन सिंपल ही है। फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स whose first row is multiple of 1 1 1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसकी पहली रो का मल्टीपल दिया गया है, पहली रो नहीं दी गई, यानी कि इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमने फाइंड करके पहली रो बनानी है, पहली रो का मल्टीपल दे दिया उसने। ठीक है, W1 इज इक्वल टू 1 1 ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाने के लिए इसके नॉर्म पे इसको डिवाइड करना है। नॉर्म लेंगे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस हो गए 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ फर्स्ट रो V1 इसको नेम दे दिया, आप R1 भी दे सकते हैं। W1 over W1 का नॉर्म इज इक्वल टू ये उसकी फर्स्ट रो अब जो है ये डिफाइन है। ठीक है, अब इस फर्स्ट रो को हम जो एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल में सेकंड मेथड था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें बता देती हूँ कि उसके अकॉर्डिंग आप इसे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर आप लेते हो ये जो उसने राइट साइड पे मेंशन किया, वी कैन नॉट यूज
this method E1, E2, E2, E3, E3, E1 because when you simplify this E1 1 over square root of 3, E2 के साथ भी -1 over square root of 3 आ जाएगा। ये पहले वाले का E1 लास्ट वाले के E1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वाले का E2 सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले सेकंड वाले का E3 थर्ड वाले के E3 के साथ, ये सारे कैंसिल होके आपके पास जीरो वेक्टर बनेगा। पता है वी कैन नॉट यूज दिस मेथड बिकॉज it becomes zero. When it becomes zero, it means it is not applicable because we cannot use zero vector in first row and column. किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम जीरो है तो वो पूरा जीरो है, इसलिए हम यहाँ पे जीरो नहीं कर सकते क्योंकि रो दी गई है। Let W2 is orthogonal to V1। अब हमने इसके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को चूज करते हुए मैट्रिक्स बनाना है। V1 हमने यहाँ पे लिया है, V1 सॉरी निकाला है, W2 को चूज किया है, सेम वही प्रोसीजर है। मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफिकेशन के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड पे तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है x प्लस वाई प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जीरो के साथ कोई सा भी वेरिएबल जीरो पुट कर दी। यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो लिया है, एग्जांपल में भी x जीरो था, आप y जी कुछ भी ले लें उसके अकॉर्डिंग वेक्टर जो भी बनेगा उसके इफेक्ट नहीं है। x इज इक्वल टू जीरो के साथ y प्लस जी इज इक्वल टू जीरो, जी इज इक्वल टू माइनस वाई, सेम वही प्रोसीजर है, y कॉमन लेने से मुझे रहेगा 0 1 -1 के साथ। कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड करेंगे, फिर ये हमारे पास सेकंड रो आएगी। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के लिए वेक्टर का W2 का नॉर्म भी लेंगे, नॉर्म लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बाद ये सेकंड रो आ गई है 0 1 over 2 -1 over 2 के साथ। अब और वेक्टर ऑर्थोगोनल थर्ड रो फाइंड करनी है, तो थर्ड रो के लिए आप दोनों वेक्टर्स को पहला और दूसरा जो फाइंड किया है उसे एक तीसरा W3 लेके खुद सेलेक्ट करके x y z उसके साथ मल्टीप्लाई करके तो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इसे इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। E1 E2 E3 के साथ फर्स्ट रो जो दी गई है, सेकंड जो भी हमने फाइंड की है, दोनों को यहाँ पे लिख के डिटर्मिनेंट लेंगे, थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट ओपन करोगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी वेक्टर आ रहा है उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाएंगे। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बाद जो है आपके पास जो प्रोसीजर बनेगा उसके अकॉर्डिंग। मैम ये इसमें E1 E2 E3 किधर क्या? एक मिनट, किसके अंदर E1 E2 E3 पूछ रहे हैं? यहाँ पे ये E1 E2 E3 दिए हुए हैं, यहाँ पे साथ में मौजूद हैं। ये देखिए जब इसको वेक्टर में लिखोगे, वेक्टर के साथ लिखते हैं तो मेरे पास ये आ जाती है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पेयर में लिखते हैं तो आइडेंटिटी आयोटा खत्म हो जाता है। यस मैम। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है, जब उसे आप पेयर में लिखोगे तो पेयर के साथ E1 E2 E3 खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वेक्टर बन जाएगा। ठीक है मैम। अब वेक्टर का नॉर्म लेंगे W3 का और हमारे पास थर्ड वाला वेक्टर V3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और इसको यस मैट्रिक्स मैम। में लिख लें और वो मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, वो नहीं करवा रही, रिव्यू दे देती हूँ उसका सिंपल सा कि वेक्टर की पहली मैट्रिक्स की रो दी गई है, सेम वैसे ही है। सेकंड फाइंड करने के लिए सामने आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही है कि उसने उसी स्टेरिक फॉर्म के साथ उसे मेंशन किया है। सेकंड आएगी उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बना लें, फिर सेकंड और थर्ड को उठा के आप लोग उसके अंदर पुट कर दें। 3 के लिए E1 E2 के साथ फिर उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म ले लें, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म लोगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो ये मैट्रिक्स हो जाएगा। मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, फिफ्थ वाला, एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द प्रोडक्ट एंड इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। आगे उसका जो दिया गया सेकंड पार्ट है, शो दैट ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस फॉर्म अ ग्रुप। ये ग्रुप नहीं है, आप लोगों को कोर्स में इंक्लूड मैथ्स के लिए होता है, ग्रुप साइक्लो ग्रुप अंडर ग्रुप, ये सारे मैथ्स के लिए होते हैं। यहाँ पे आपके लिए ग्रुप वाला नहीं करना है, हमें सिर्फ हाफ क्वेश्चन करना है सिर्फ यहाँ तक। शो दैट द प्रोडक्ट एंड इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल, हमने सिर्फ हाफ करना है।
दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट वो अगर ऑर्थोगोनल है तो उनका प्रोडक्ट बी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, हमने दो मैट्रिक्स चूज किए, लेट ए एंड बी ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या थी कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, उनका ट्रांसपोज लें तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स का इनवर्स, दोनों सेम आएंगे तब भी ऑर्थोगोनल है। सेकेंडली मैट्रिक्स से ट्रांसपोज फिर बी के साथ ट्रांसपोज के साथ बी को मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी है। और फिर बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी इनवर्स, ये भी ऑर्थोगोनल है। ये डेफिनेशन अप्लाई की अभी ए और बी ऑर्थोगोनल लेके, अब उनका प्रोडक्ट हमने शो करना है। प्रोडक्ट शो करने के लिए मेंशन किया है ए बी का ट्रांसपोज और ए बी, इसको हमने मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी शो करनी है। ए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। लास्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। दो मैट्रिसेस हमने ऑर्थोगोनल लिए थे, उनकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल शो करनी है। उसके लिए हमने ए बी को पहले डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, उनको ऑर्थोगोनल लिया, ऑर्थोगोनल के अकॉर्डिंग ऑर्थोगोनल ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी हमने शो करना है। ए बी का ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सेपरेट करेंगे। ए ट्रांसपोज ए के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आता है, यहाँ पे ये मेंशन किया गया आइडेंटिटी। ठीक है, तो डी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लें या बी ट्रांसपोज से कर लें, आंसर वो भी रहेगा, फैक्ट कोई भी नहीं आएगा। फिर फर्दर आइडेंटिटी स्किप हो जाएगा यहाँ से और आपके पास रह जाएगा बी ट्रांसपोज एंड बी, और बी ट्रांसपोज को बी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि डेफिनेशन है कि बी और बी का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल है तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी आता है। ठीक है, तो we can say AB is an orthogonal matrix, so it's proved that in two matrices are orthogonal, so their product is are also orthogonal. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अब जो है क्लास में जो भी प्रेजेंट हैं वो व्हाट्सएप पे मुझे अपना रोल नंबर मैसेज कर दें। ठीक है, ग्रुप में, ग्रुप के अलावा मुझे जो भी मैसेज करेगा उसकी अटेंडेंस में नहीं लगाऊंगी। और अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है अभी तक में तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पे जो मैसेज कर रहे हैं मुझे अटेंडेंस, वो अटेंडेंस काउंट नहीं होगी, अटेंडेंस सिर्फ आप लोगों की काउंट होगी जो आप लोग मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करोगे, सिर्फ वो। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मेरे से भी पूछ लें। मैम हमने भी करना है जो मीटिंग में ज्वाइन है। मीटिंग जो है वो मुझे लास्ट स्क्रीनशॉट लेना है, फिर उसके बाद एंड होगी। मैम जो अभी मीटिंग में ज्वाइन है वो भी उन्होंने भी करना है मैसेज ग्रुप में। उसमें कुछ भी पूछना है वो मैसेज में मेरे से पूछ लें, वहाँ पे चैट में मैसेज कर लें आप लोग। और सीआर अगर क्लास में ऐड है यहाँ पे तो सीआर मुझे सर फैसल का व्हाट्सएप का नंबर जो है वो मैसेज कर दें।